तो हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू होती है एजुकेशन लोन से। तो पहले तो कपड़े पर मत जाइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे लगता है कि सेम ही कपड़े थे मेरे। तो फिर ये वीडियो सेम डे शूट नहीं हो रही है, मतलब काफ़ी इस और वीडियो में काफ़ी लेंथ है, टाइम की लेंथ काफ़ी है, इसलिए ये रिपीट हो गया। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि हाँ कपड़े रिपीट हो रहे हैं, अदरवाइज़ ओके। तो हम आगे एजुकेशन लोन के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन लोन क्या है और कैसे कैसे काम करता है और मैंने किस बैंक से लोन करवाया, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से बैंक से अपने लोन करवा सकते हैं और कौन कौन से बैंक पर्टिकुलरली अपने को लोन देते हैं। तो अगर जिस बैंक से मैंने लोन करवाया तो उसकी बात करें, उस बैंक का नाम है HDFC क्रेडिला, यानी HDFC बैंक। HDFC बैंक से मैंने लोन करवाया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इस सब की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और आगे हम लोन के रिगार्डिंग में बात करते हैं कि मुझे ये लोन करवाने में क्या क्या परेशानियाँ हुई, पहले परेशानियाँ हुई और कौन कौन सी कंडीशंस इसमें अप्लाई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से बैंक अपने को लोन देते हैं। तो जहाँ तक मेरी पहुँच है, अब तक मैंने 2 बैंकों को अप्रोच किया है एजुकेशन लोन के लिए, जिसमें से एक बैंक ने मुझे ये कहकर मतलब रिजेक्शन दे दी कि हाँ, कि आपका जो कोर्स है वो मैनेजमेंट कोटे का है और मैनेजमेंट कोटे वालों को हम जो लोन है वो प्रोवाइड हम नहीं करवा सकते। तो फिर मैं दूसरे बैंक में गया, HDFC बैंक, जिन्होंने मुझे लोन प्रोवाइड करवाया। और जिसने रिजेक्ट किया वो था PNB का। बस यही रीज़न था कि जो मेरा कोर्स है वो मैनेजमेंट कोटे का है, जिसकी वजह से मुझे वो लोन नहीं दे सकते। बाकी मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे और मुझे एजुकेशन लोन के बारे में पूरी नॉलेज थी, इसलिए मैंने अपने ये लोन के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। और कौन कौन सी कमियाँ अक्सर लोगों के डॉक्यूमेंट्स में होती हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बैंक्स थे जिन्हें मैंने अप्लाई किया वो था PNB और HDFC बैंक। और अप्लाई जो इसमें नहीं किया वो था बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एंड आई थिंक दीज आर सफिशेंट। मुझे नहीं पता कुछ और कोई और बैंक भी लोन वगैरह देते होंगे, पर मुझे ध्यान नहीं है अब। तो फिर अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है। तो आप मुझे कौन कौन सी परेशानियाँ हुई। तो बैंक देता है कोलेटरल और नॉन कोलेटरल लोन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, दिन रात का अंतर है इन दोनों में। जो कोलेटरल लोन होता है वो 7.5 लाख से अबव के लिए होता है, और जो नॉन कोलेटरल लोन होता है वो 7.5 लाख तक ही होता है। जिसमें कोलेटरल मतलब आपका लोन मतलब 7.5 से ऊपर होगा, लाख से ऊपर होगा। और आपको कोई मतलब कोई भी सिक्योरिटी के रूप में आपको कोई डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या कोई आपको शॉप है, मतलब सिक्योरिटी के रूप में आपको उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ताकि आप बाद में मुकर ना जाओ। तो फिर जो नॉन कोलेटरल होता है वो सिर्फ 7.5 लाख के ऊपर ही लोन होता है। तो इससे ज़्यादा वो नहीं देते 7.5 लाख के ऊपर। तो इसमें भी बहुत झंझट था कि 7.5 लाख का लोन जो हम ले रहे हैं वो कैसे होगा। तो इस झंझट है इसमें, क्योंकि फ़ीस होती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट सोचता है कि मैं 7.5 लाख का लोन जो है वो ले लूँगा और वहाँ जाकर अपना जो काम करके अपनी फ़ीस निकाल लूँगा। पर बैंक, सबसे बड़ी समस्या तो है बैंक। तो बैंक कहता है कि अगर आपको 7.5 लाख का लोन चाहिए, जैसे मेरी फ़ीस थी 28 लाख, मतलब 2 साल की फ़ीस थी, तो बैंक देगा पूरी 28 लाख, ठीक है। प्लस उन्होंने मेरे लिविंग एक्सपेंसेस जोड़ के इसे बना दिया था 48 लाख। तो 48 लाख। तो उसके बाद 28 लाख, मैंने कहा मुझे 28 लाख की लोन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 48 लाख का नहीं चाहिए। वो कह ठीक है 28 लाख का अपने लोन दे देंगे, आप ऐसे करो जो आपका जो लगभग 20 लाख रुपए है वो आप अकाउंट में शो कर दो अपने। तो मैंने कहा अकाउंट में शो तो कर देंगे, कैसे करेंगे, अगर होते तो हम आपसे क्यों लेते। 20 लाख रुपये बहुत होते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करवा के उन्होंने हल निकाला कि अपने लोन ही 48 लाख रुपये का सैंक्शन कर देते हैं। तो फिर उन्होंने 48 लाख का सैंक्शन कर दिया कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम लोन दोबारा से रिसेंशन नहीं करेंगे, तो हम 48 लाख का कर देते हैं, उन्होंने ऐसे कहा। तो 48 लाख का लोन हो गया, पर चाहिए 28 लाख थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 28 लाख आपको हम दे देंगे, और उन्होंने दे भी दिए। तो आज तभी ये वीडियो बन रही है। तो फिर उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 28 लाख रुपये हम दे दिए, ठीक है। अगर आपको 7.5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको बाकी पैसे शो करने पड़ेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर अपने क्यों ना
जो लोन है वही अपना पूरा पूरा करवा लें, तो अपने जितना लेंगे जो इंटरेस्ट तो उसी पे लगेगा, और जल्दी जल्दी इसका लोन जो निपटा कर बैंक का पूरा करना आप वहाँ पे जाने के बाद। तो डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे अपने, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से अपने ये है कि सबसे पहले तो आपको कोलेट्रल लोन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो कोलेट्रल को मस्ट मानता हूँ, कोलेट्रल के बिना लोन हो ही नहीं सकता। कोलेट्रल नहीं है तो आपका लोन होने के, मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 20% चांस है कि आपका लोन हो जाए, तो 80% लोन है आपका 80% चांस है कि आपका लोन ना हो बिना कोलेट्रल के। कोलेट्रल है तो हो जाएगा। कोलेट्रल भी कौन सा होना चाहिए कि जो नगर पालिका के अंतर्गत आना चाहिए, नगर पालिका के अंतर्गत आना चाहिए, बस वही कोलेट्रल होना चाहिए। तो कोलेट्रल में समझ जाओ कि प्रॉपर्टी के कागज़ या घर के कागज़, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो भी है, जैसा भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो नगर पालिका के अंतर्गत आती हो, तो उसी में आपको लोन दिया जाएगा। तो मैं हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, तो सभी के डॉक्यूमेंट्स से कमी होती है, तो मुझे तो पहले से पता था क्या कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि भाई जो चीज़ आप कर रहे हो तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करके रखो कि क्या क्या कैसे कैसे होगा सब कुछ। तो मुझे पता था कि कैसे कैसे लोन होगा। तो सबसे पहले तो मैंने साथ में अपना जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन चालू की, और साथ में मैंने अपने जो घर के डॉक्यूमेंट थे पापा के, वो उनका जो कंप्लीट नहीं थे उनको कंप्लीट करवाया। रजिस्ट्री से मैंने उसे पट्टे में करवाया। तो जो बैंक देता है पट्टे पे लोन, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका पट्टा होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्री है तो आप उसे पट्टे में कन्वर्ट करा लीजिए। हमारी रजिस्ट्री थी इसलिए हमें उसे पट्टे में कन्वर्ट करवा दिया। तो उसके बाद पट्टे के कन्वर्ट होने के बाद बहुत टाइम लग गया, चपले घिसकी नगर पालिका चक्कर काट कर। ये भैया एक स्ट्रगल था, जो इस स्ट्रगल से हमने अब निकल चुके हैं। तो बहुत टाइम लगाया उसके बाद। तो फर्स्ट स्टेप जो था, HDFC बैंक में मैं गया, तो उन्होंने मुझे जयपुर की ब्रांच, हनुमानगढ़ ब्रांच में गया था मैं। उन्होंने मुझे जयपुर से जो एजुकेशन लोन मैनेजर है उनका नंबर दिया। उनके नंबर से मैंने यहाँ से हनुमानगढ़ से जयपुर ऑनलाइन डायरेक्ट फाइलिंग चालू कर दी मैंने। और डायरेक्ट फाइलिंग का फ़ायदा बहुत है, क्योंकि बीच में बिचौलियों का ख़तरा रहता है। तो उनसे बात चलती रही हमारी, और लगभग 2 महीने 4 दिन में मेरा लोन मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। बहुत लंबा टाइम है, मुझे पता है, लोन 2 महीने 4 दिन, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रहे, बहुत सारा टाइम लेंथ रही। जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन आके निकाली जाती है, कितनी वैल्यूएशन निकल रही है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का लीगल तैयार होता है, उसके बाद बहुत लंबी प्रोसेस होती है इसकी। तो मेन डॉक्यूमेंट तो आपका प्रॉपर्टी का हो गया, सबसे मेन डॉक्यूमेंट वही है। और आपका जो ऑफर लेटर है वो मस्ट है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, वो मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज मैं डाल दूँगा। जो आपके पापा के डॉक्यूमेंट है, आपकी मम्मी के डॉक्यूमेंट्स वो लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दूँगा। और अपने मम्मी पापा के बैंक की डिटेल्स वगैरह वो मस्ट लगेगी। अगर आपकी मम्मी हाउस मैनेजर है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी मम्मी कोई काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप्स वगैरह लगेंगी। और सबसे ज़रूरी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है ITR। तो ITR आपकी मस्ट है। ITR अगर आपने नहीं भरी तो भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ITR मस्ट है। ITR के बिना एजुकेशन लोन होना असंभव सा माना जाता है। इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द लोन फाइलिंग विदाउट ITR। प्लीज़ तो ITR जरूर भरिए अपनी 2 साल की ITR, क्योंकि मैं पहले अवेयर नहीं था कि मुझे ITR भरनी है या नहीं भरनी। तो मैं अब अवेयर हो चुका हूँ कि ITR भरनी है, ITR के बिना नहीं होगा। ITR भी मैंने तब भी भरनी चालू की है। देखो, मैंने 2022 में मैंने भरी है सारी की सारी ITR। जब लगभग फेब मार्च के आसपास मैंने 2021 की ITR भर दी। और 2021 2022 2 साल, मतलब 2021-22, हिंदी में बात कर रहे हैं, 2021-22 की ITR मैंने 2022 मार्च में भर दी। और 2022-23 की जो ITR है वो मैंने अब जून जुलाई में भरी है। मतलब 2 साल की ITR होगी। तो ये भी चीज़ें मतलब पहले से अपने को कवर करने, मतलब जानकारी रखने की जरूरत पड़ती है कि लोन जब लेंगे तो हमें कैसे कितने साल की ITR चाहिए। 2 साल की ITR मस्ट है। तो अगर आप मतलब मार्च से पहले आपकी 2022-23 की जो ITR चलेगी, और मार्च के बाद जो आपकी चलेगी 2023-24 की, हाँ यही होगा।
तो लगभग 2 साल की ATR मैंने भर दी थी, जिसकी बुनियाद पर मेरा जो एजुकेशन लोन वो हो चुका है। तो एजुकेशन लोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप पहले से तैयार करके रख लें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या नाम वगैरह गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, पापा की, मम्मी की, जिसकी भी है, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स के साथ है वो मेल नहीं खाती, तो उसको आप करेक्शन करवा लीजिए। तो यही जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। और लेंथ तो आपको बता दी, 2 से ढाई महीने मुझे लग चुकी हैं। और कंडीशंस भी आपको पता चल गई। तो अब बात करते हैं रीपेमेंट की। तो लगभग मेरा 48 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है। तो मुझे भरना कैसे कैसे है। तो भरने की बात करें तो हमारी लगभग ये वीडियो बन रही है लगभग नवंबर के आसपास। तो 11 नवंबर को मेरी पहली किस्त है, जो कि मतलब अब्रॉड जाने से पहले ही किस्त आ रही है इसकी। तो अब जो करेगा बैंक हमसे ना इंटरेस्ट लेता रहेगा। जो उन्होंने अमाउंट डाला है उसका इंटरेस्ट लेता रहेगा। तो इंटरेस्ट अपने को कितना कितना आया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। इंटरेस्ट है लगभग 3111 रुपये, शायद इतना ही है। ये हर महीने अपने को देना है जब तक अपनी स्टडी पूरी नहीं हो जाती। तो स्टडी पूरी होने के बाद लगभग अपनी 70,000 का जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो आएगी। हाँ, 70,000 जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो आएगी, हाँ, मतलब एवरी मंथ। एंड लगभग आपको टेन्योर मिलता है लगभग 2+1 ईयर का, यानी कि 2 साल की आपकी मास्टर्स या 3 साल का आपका जो बैचलर्स है, +1 ईयर आपको स्टैंड या वर्क अपने स्टैंड होने के लिए। उसके बाद आपकी जो किस्त है वो आगे चालू होगी। तो उसके बाद किस्त चालू होगी तो आप तो रीपेमेंट और फुल पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं और आपने ज़्यादा ही कमाई कर ली है बाहर जाके, तो आप कभी अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आप कभी भी भर सकते हैं। और बस यही एजुकेशन लोन होता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो बैंक ने बहुत मतलब स्मूथली काम कह सकते हैं किया। कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी मेरी भी थी, कुछ बैंक वालों ने भी देर लगाई, कुछ मतलब बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं एक एजुकेशन लोन करवाने के अंदर। क्योंकि एडवोकेट के पास भी टाइम लगा, लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 2 महीने बहुत होते हैं कि 2 महीने बहुत होते हैं 2 महीने बहुत होते हैं 2 महीने आपकी जो बाहर जाने की प्रोसेस जो रुकी रही है उसे कंप्लीट, वो आपका 2 महीने का नुकसान है। 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता था जो आपने जो मैंने वेस्ट कर दिए। बहुत सारी मिडिल क्लास लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। मिडिल क्लास जो बंदा है, ना इधर का ना उधर का, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब यानी बिल्कुल पैसे नहीं है, अमीर यानी बहुत पैसा है, मिडिल यानी पैसा है भी और नहीं भी। तो बस आधे बेचारे फंसे रहे। तो मेरा सजेशन क्या है कि लोन लेना सही है या नहीं। भाई, लोन लेना सही है नहीं, इसका जो डिसीज़न मैं लेता हूँ, अगर देखो, अगर मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं लोन क्यों लेता, यही बात सही है। ठीक है, अगर आपके रिश्तेदार ज़्यादा अमीर है यार, तो रिश्तेदार ज़्यादा अमीर है तो आप उनसे ले सकते हैं पैसे। अगर आप कहीं से उधार वगैरह ले सकते हैं पैसे, क्योंकि लोन वाला चक्कर बहुत ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा सिरदर्दी ज़्यादा हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। तो मैं नहीं मानता कि एजुकेशन लोन लेना सही है, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया के केस में आगे आपको हो सकता है कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ें जिससे आपको अभी मैं रिवील नहीं कर सकता कुछ ना कुछ। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन लोन अगर आपके ज़्यादा अड़ी नहीं है, मेरी तो अड़ी थी, अगर ज़्यादा आपकी अड़ी नहीं है तो आप एजुकेशन लोन मत लीजिए। अगर आपको ज़्यादा अड़ी है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है और बहुत ज़्यादा, या आप किसी को तंग नहीं करना चाहते या आप किसी पे बोझ नहीं डालना चाहिए। मेरे केस में ऐसा था, तो मैं किसी को तंग नहीं करना चाह रहा था कि हाँ, लोग काफ़ी तैयार थे कि हाँ हम दे देते हैं। कुछ अपने बहुत ज़्यादा तैयार थे कि हाँ हम दे देते हैं, एक बार आप जाओ, हम दे देते हैं, एक बार पहुँचो आप। तो मेरे दिल में है कि हम किसी को तंग ना करें। तो फिर अगर आप किसी को तंग करना चाहते हैं, किसी को तंग करना चाहते हैं, तो आप उनसे ले लीजिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोन करवाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लोन करवाएं, अपने दम पर करवाएं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पे है कि आपको लोन लेना है या नहीं। आप अपनी कंडीशन देखिए, अपने घर की कंडीशन देखिए, उस हिसाब से देखिए आपको लोन लेना है या नहीं। तो ये थी मेरी लोन की स्टोरी।
तो आगे आगे जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी तो उसके बाद आपको अपडेट देती जाएगी। उम्मीद है जल्द ही खुशखबरी मिले और मेरा वीज़ा आ जाए। तो अभी हमें अगली अगली वीडियो आएगी, अब उसमें अपने को थोड़ा देखेंगे GTA क्लियरेंस, GT कैसे क्लियर होती है, इंटरव्यू वगैरह होता है नहीं। तो मुझे लगता नहीं है वैसे इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा कैसे कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। और बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ना कुछ, शायद वीज़ा आए तभी बात करें। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा, भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। हालांकि अभी तक वीडियोज़ मैंने पब्लिक नहीं की हैं, पर उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्दी चैनल को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और बहुत 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 सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।